गांव की एक सुनसान हवेली जहां रात के सन्नाटे में किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती है मगर कोई नजर नहीं आता। कहा जाता है कि यहाँ एक साया बसता है, न इंसान न भूत बल्कि एक ऐसी मखलूक जो हवस और इंतकाम की आग में जल रही है। महविश एक जरी और तजस्सुस भरी लड़की अपने गांव की पुरानी कहानियों को समझने के लिए इस हवेली में कदम रखती है। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाती है इसे पता चलता है कि ये साया महज एक खौफनाक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा लानत है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही है। रात के अंधेरों में जब दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं और खामोश दीवारों पर किसी नामालूम वजूद की सरगोशियां गूंजती हैं, महविश को एहसास होता है कि इस साये का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं बल्कि इसकी रूह से है। अब महविश को फैसला करना होगा, क्या वो इस साये का सामना करेगी या हमेशा के लिए इसकी हवस ज़दा गिरफ्त में आ जाएगी। सूरज गुरूब होने को था जब महविश की बस धूल उड़ाती हुई इस अजनबी गांव के टूटे फूटे स्टॉप पर रुकी। गांव का नाम था चंदकोट, एक ऐसा नाम जिसका मतलब भी महविश के लिए अजनबी था और हकीकत भी। महविश कराची की एक यूनिवर्सिटी में नफ्सियात की तालबा थी। अपने थीसिस के लिए वो ऐसे इलाकों में पेश आने वाले इज्तिमाई वहम, नींद में दहशत और पुरअसरार बीमारियों पर तहकीक कर रही थी। चंदकोट की खबरें इसे एक पुरानी अंग्रेजी जरीदे में मिले। ये एक एकेडमिक तजस्सुस था। कम अज कम शुरू में गांव में दाखिल होते ही महविश ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। दरख्त झूम रहे थे मगर पत्ते आवाज नहीं कर रहे थे। चंद बच्चे जो बस के पास खेल रहे थे इसे देखकर खामोश हो गए और घरों की तरफ दौड़ गए। इसे लेने आया था गुलजार, एक उम्र रसीदा शख्स जिसे मकामी स्कूल के प्रिंसिपल ने इसकी रहाइश के लिए भेजा था। आप ही वो लड़की हैं जो ख्वाबों की बातें करती है। गुलजार की नजरें महविश के चेहरे से ज्यादा इसके पीछे झांकने में मसरूफ थीं, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो महविश नहीं देख सकती थी। जी, मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, मैं यहां सिर्फ तहकीक के लिए आई हूं, महविश ने जवाब दिया। लेकिन गुलजार ने सर हिलाकर कहा, यहां जो कुछ अब ढूंढने आई है वो आपको खुद ढूंढ लेगा। गाड़ी हवेली की तरफ रवाना हुई। सूरज डूब चुका था और अंधेरा अब सिर्फ बाहर नहीं महविश के दिल में भी उतरने लगा था। घोड़ा गाड़ी जब हवेली के सामने रुकी तो महविश की निगाह पहली बार इस पुरअसरार इमारत पर पड़ी। ये एक पुरानी, बोसीदा मगर अजीब तौर पर महफूज इमारत थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, छत का एक हिस्सा गिरा हुआ लगता था मगर दरवाजा हैरत अंगेज तौर पर नया दिखाई देता था, जैसे किसी ने हाल ही में इसे बदला हो। गुलजार ने खामोशी से सामान उतारा और सिर्फ इतना कहा, अंधेरे के बाद अगर कोई दरवाजा खुद से खिले बंद कर देना, आवाज न देना, सवाल न करना। महविश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा मगर वो पलट कर जा चुका था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी लहर उसके जिस्म से टकराई। लकड़ी का फर्श इसके कदमों तले चरचरा रहा था। हवेली बज़ाहिर खाली थी मगर फिर भी महसूस होता था जैसे कोई छपी निगाह हर कदम पर नजर रखे हुए है। एक छोटे से कमरे को महविश के लिए तैयार किया गया था। कमरे में एक बेड, मेज और खिड़की थी जिस पर भारी काले पर्दे लगे थे। पर्दे हटे तो बाहर सिर्फ अंधेरा था मगर एक लम्हे को इसे यूं लगा जैसे खिड़की के पार कोई खड़ा था, एक साया बेहरकत मगर मौजूद। इसने फौरन पर्दे वापस खींच दिए। दिल में एक अजीब सी घबराहट ने जन्म लिया। ये सिर्फ थकन है, बस थकन। इसने खुद को तसल्ली दी। रात के खाने का वक्त हुआ मगर कोई इसे बुलाने ना आया। पूरी हवेली जैसे खामोश सांस ले रही थी। और फिर दूर कहीं से दरवाजे के हिलने की हल्की सी आवाज आई। महविश ने दीवार पर लटकी पुरानी घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। न कोई खाने को आया, न किसी ने हाल पूछा। हवेली की खामोशी अब तकलीफ देह होने लगी थी। वो मेज पर बैठकर अपने नोटिस पढ़ने लगी, लेकिन बार बार उसका ध्यान खिड़की की तरफ जाता। पर्दे हिले नहीं थे मगर फिर भी ऐसा लगता जैसे कोई इसके कमरे के बाहर खड़ा सांस ले रहा हो। तभी ठक ठक दरवाजे पर 2 हल्की दस्तकें हुईं। महविश चौंक गई। आवाज इतनी नरम थी कि शायद कोई बच्चा हो। इसने दरवाजे की तरफ देखा लेकिन कदम नहीं उठाए। ठक ठक ठक
अब की बार आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे दस्तक देने वाला जानता हो कि अंदर मौजूद शख्स अब पूरी तवज्जो दे रहा है। महविश ने हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब ना आया। दरवाजे के नीचे से साया सा गुजरता महसूस हुआ, जैसे कोई हरकत कर रहा हो, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। महविश ने आहिस्तगी से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर फिर इसे गुलजार की बात याद आई। दरवाजा अगर खुद खिले आवाज आए, बंद कर देना, सवाल ना करना। इसने पीछे हटकर दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी और वापस बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन अब इसे यकीन था, दरवाजे के इस पार कुछ है, कोई कुछ जो अंदर आना चाहता है। पर्दे हिले, कमरे में ठंडक बढ़ी और दरवाजे पर एक आखिरी दस्तक हुई। ठक। सुबह की पहली रोशनी खिड़की के पर्दों से जैंग तो महविश ने सिक्का सांस लिया। रात की दस्तक एक ख्वाब थी, हकीकत वो फैसला ना कर सकी, लेकिन दिल में एक अजीब बोझ बाकी था। नाश्ते के लिए इसे कोई बुलाने नहीं आया, मगर भूख ने मजबूर किया। वो हवेली के निचले हिस्से की तरफ उतरी, जहां गर्द आलूद राहदारियों में दीवारों पर पुराने आईने और खस्ता तस्वीरें लटकी थीं। एक मोड़ पर इसे एक दरवाजा नजर आया जो आधा खुला हुआ था। अंदर झांका तो ये एक पुरानी लाइब्रेरी निकली, किताबों से भरी अलमारियां जिन्हें शायद बरसों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। महविश तजस्सुस में अंदर दाखिल हुई। मिट्टी की बोसीदा कागज और किसी पुरानी खुशबू का मिला जला एहसास। अलमारियों के बीच में पड़ी मेज पर एक बड़ी सी किताब रखी थी, चमड़े का सिया सरवरक, जिस पर अरबी में लिखा था, किताब अल जलाल, सायों की किताब। महविश ने आहिस्ता से किताब खोली। अंदर के सफ़हात पर काले जादू के नक्श, जिन्नात के नाम और बंदिशें दर्ज थीं। एक सफ़हे पर हाथ से लिखी तहरीर थी, ये वो दर है जो एक बार खिल जाए तो बंद नहीं होता। अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। हुआ कि एक ठंडी लहर उठी और किताब का वही सफ़हा दोबारा खिल गया, जैसे किसी ने हिदायत दी हो कि यही पढ़ो। महविश ने किताब बंद की। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो जान गई थी कि यह महज एक तहकीक नहीं, यह हकीकी खतरा है। और अब इसने पहला कदम रख दिया था साये की दुनिया में। किताब अल जलाल के बाद महविश के लिए नींद मुहाल हो गई। हर सफ़हा जैसे किसी पोशीदा दरवाजे की चाबी था। इसके जहन में सवाल गूंजने लगे, ये किताब यहां क्यों रखी गई और किसके लिए? अगले दिन वो स्कूल के प्रिंसिपल रहमत अली साहब से मिली, जो खुद भी बूढ़े और मोहताज शख्स थे। इनसे गांव की तारीख जानने की कोशिश की तो वो पहले तो चुप रहे, फिर आहिस्ता से बोले, यहां कई साल पहले एक आमिल आया था, मुक सलीम। वो लोगों के मसाइल हल करता, मगर उसके तरीके वो सफेद नहीं सिया थे। महविश ने चौंक कर पूछा, क्या वही इस हवेली में रहता था? रहमत अली ने सर हिलाया, जी। कहते हैं वो जिन्नात को काबू में लाता था, मगर एक दिन वो खुद उनके काबू में आ गया और तब से ये जगह उनकी है। महविश ने लरजते लहजे में पूछा, आपने कभी उन्हें देखा? रहमत अली की आंखें धुंधला गईं। नहीं देखा, मगर महसूस किया है। रात को कदमों की चाप, सायों का गुजर और एक ऐसी खुशबू जो सिर्फ उनके आने से फैलती है, ऊद खून और जली हुई लकड़ी। महविश ने किताब का जिक्र नहीं किया, मगर अब वो जान चुकी थी कि वो हवेली सिर्फ ईंट और मिट्टी नहीं, बल्कि नजरों से छुपे वजूदों का मस्कन है। और अब वो इसे देखने लगे थे। रात का वक्त था और महविश अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दिल में एक बेचैनी सी घुल रही थी। इसने अपनी मेज पर रखी किताब खोली, मगर पढ़ने का हौसला ना था। बार बार उसकी निगाह खिड़की की तरफ जाती, जहां पर्दे हिलने का वही एहसास होता रहता था, जैसे कोई साया छप कर इसे देख रहा हो। अचानक एक सद हुआ का झोंका कमरे में घुसा और शमा की रोशनी बुझने लगी। महविश ने घबरा कर हाथ फेरा, मगर हाथ खाली था। तभी इसे महसूस हुआ कि कोई इसके कंधे को छू रहा है। वो चौंक कर घूरी तो कोई नहीं था, मगर छूने का एहसास अब भी जा बजा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें बंद की, मगर जब खोली तो सामने एक मध्यम धुंधला सा साया खड़ा था। साया इंसानी शक्ल में था, मगर उसके आंखों में कोई रोशनी नहीं थी।
वो आहिस्ता आहिस्ता महविश के करीब आ रहा था, जैसे इसकी रूह को छू कर लूट जाना चाहता हो। महविश ने जोर से चीखना चाहा मगर आवाज रुका गई। वो साया जितना करीब आता गया, इतनी ही महविश के दिल में खौफ की लहर फैलती गई। अचानक साया गायब हो गया और कमरा दोबारा पुरसुकून हो गया। महविश के होश उड़ गए थे। वो जान चुकी थी कि वो साया सिर्फ कोई आम परेशान कुन नहीं था, ये कुछ और कुछ खौफनाक था, और वो साया अब उसके पीछे था। महविश की नींदें बखर चुकी थीं। हर रात साया इसे घेरता और दिन के वक्त भी हवेली की दीवारों पर जैसे कोई सरगोशियां करती थी। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े शख्स बाबा जमील ने महविश को एक राजदाराना जगह ले जाने का फैसला किया। वो हवेली के पीछे एक छोटे से दरवाजे तक पहुंचे जो अक्सर लोग गांव वालों की नजरों से छुपा रहता था। दरवाजा जोर से खोला गया तो नीचे एक सुनसान तहखाना था, जहां दीवारों पर पुरानी जंजीरें लटक रही थीं और जमीन पर खुरदरी मिट्टी बिखरी हुई थी। बाबा जमील ने कहा, यहां कैद हैं वो रूहें जो कभी आजाद नहीं हुई, वो लोग जिन्हें आमिल ने जादू के लिए कुर्बान किया। उनकी चीखें आज भी यहां गूंजती है। महविश ने कांपते हाथों से एक जंजीर छुई तो अचानक हवा में एक सर्द धुआं सा घूमने लगा। जमीन के नीचे से सरगोशियों की आवाजें आने लगे। आजाद करो। इस जगह की वहशत ने महविश को चौंका दिया। ये सिर्फ खौफनाक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी जिसके साए हवेली के हर कोने में मौजूद थे। महविश जान गई कि अगर वो साया जो इसका पीछा कर रहा है इसे रोकना चाहती है तो पहले इन कैद रूहों का राज समझना होगा। महविश की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। दिन भर गांव में तहकीक, रात भर खौफनाक ख्वाब। वो ख्वाब नहीं बल्कि ऐसे मनाजिर थे जो जिंदा होकर उसके जहन में उतर रहे थे। हर रात इसके ख्वाब में वही हवस ज़दा साया आता, बातें करता और कभी कभी हाथ भी मिलाता, मगर जब वो आंखें खोलती तो कोई नहीं होता था। ख्वाब हकीकत के करीब और हकीकत ख्वाब की मानिंद धुंधली हो गई थी। एक रात इसे ख्वाब में देखा कि वो हवेली के अंदर एक पुरअसरार दरवाजे के सामने खड़ी है। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलता है और एक अंधेरा सा साया बाहर निकलता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो खौफ से चिल्लाना चाहती है मगर आवाज नहीं निकलती। अगली सुबह महविश के जिस्म पर बेशुमार खराशों के निशानात थे जो किसी ने इसके ख्वाब में छुए थे। महविश ने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब मेरे जहन की पैदावार है, कोई साया नहीं, कोई जिन्नात नहीं। लेकिन दिल का यकीन कुछ और कह रहा था। गांव के लोग भी इसकी हालत पर नजर रखे हुए थे, अक्सर वो खुद भी पर असरार बातें करते। महविश अब इस संगीन कश्मकश में थी जहां ख्वाब और हकीकत के दरमियान फर्क खत्म हो चुका था और साया इसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। महविश की तहकीक और तजुर्बात ने इसे इस बात का पत्ता दे दिया था कि हवेली का साया कोई आम भूत नहीं बल्कि एक कदीम लानत है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में वही साया एक वारिस के साथ मुंसलिक था जिसे इस लानत को आगे बढ़ाना होता था। महविश ने प्रिंसिपल रहमत अली से पूछा, क्या इस लानत का कोई वारिस है? रहमत अली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, वही आमिल मुख सलीम था और अब ये लानत तुम्हारे हाथों में आ चुकी है। जो भी इस हवेली में आता है साया इसकी रूह को अपने कब्जे में ले लेता है। तुम भी अब उसके हिस्सेदार हो। ये बात सुनकर महविश के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई मगर एक चमक भी जागी। वो जानती थी कि अगर वो इस लानत को समझकर उसका सामना करे तो शायद वो आजाद हो सके। साया अब सिर्फ एक खौफनाक वजूद नहीं था बल्कि एक जिंदा लानत जो उसके वजूद में घुस चुकी थी। महविश के जहन में एक सवाल घूमने लगा, क्या वो इस लानत को तोड़ सकेगी? साया हमेशा के लिए इसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा? ये जंग अब शुरू हो चुकी थी और महविश ने फैसला किया था कि वो लड़ेगी चाहे नतीजा कुछ भी हो। रात का वक्त था और महविश की हवेली में घोप अंधेरा छाया हुआ था। साया जो अब उसके हर कदम पर मंडला रहा था पूरी कुव्वत के साथ इस पर हमला करने को तैयार था। महविश का दिल धड़क रहा था लेकिन इसके अज़्म में कोई कमी न थी। साया इसके सामने आया एक खौफनाक शक्ल में जिसके चेहरे पर हवस और बदतमीजी के आसार नुमाया थे। इसकी आंखें सुर्ख और चमकदार थीं और जिस्म से सद हुआ का एक तूफान निकल रहा था। महविश ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और किताब अल जलाल में लिखी हुई तस्बीह अपने हाथ में मजबूती से पकड़ ली। ए साया, तुझ में वो ताकत नहीं जो मुझे शिकस्त दे सके, महविश ने बुलंद आवाज में कहा।
साया जोर से धावा बोलने लगा, लेकिन महविश ने तस्बीह का वर्द शुरू कर दिया। इसकी आवाज में ऐसी ताकत जो अंधेरों को चीर सकती थी। जैसे जैसे वो वर्द करती गई साया कमजोर पड़ने लगा, इसकी शक्ल धुंधली होने लगी और आखिरकार वो गिड़गिड़ाते हुए हवेली के फर्श पर गिर गया। महविश ने आंखें खोली तो देखा कि हवेली का माहौल पुरसुकून हो चुका था। साया कहीं गायब हो चुका था, लेकिन महविश जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ अभी खत्म हुई थी। वो अब आजाद थी, मगर इस आजादी की कीमत भारी थी। इसने जान लिया था कि हवस ज़दा साया कभी मुकम्मल तौर पर नहीं मरता, वो हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहता है, बस नए वारिस की तलाश में। सुबह की धूप ने हवेली के पुराने खिड़कियों से अंदर झांका तो महविश ने गहरी सांस ली। वो आजाद थी, साया शिकस्त खुर्दा था, मगर दिल के एक कोने में एक खौफ अब भी जिंदा था। वो जानती थी कि साया कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही साया दोबारा किसी न किसी सूरत में लूट आता है। महविश ने किताब अल-जलाल को एहतियात से बंद किया और इसे एक खास संदूक में रख दिया। अब वक्त है कि ये राज दफन कर दिया जाए, इसने खुद से कहा। गांव के लोग महविश की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, मगर महविश की नजर अभी भी दूर कहीं जंगल की तरफ जाती थी, जहां साया की गूंज महसूस होती थी। वो जानती थी कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। महविश ने फैसला किया कि वो अब सिर्फ तहकीक नहीं करेगी, बल्कि इस साया के खिलाफ जंग लड़ेगी, अपने खौफ, अपनी हकीकत और अपने मुस्तकबिल के लिए। और जैसे ही वो बाहर निकली, एक हल्का सा सर्द झोंका आया, किसी नए साया की आमद की नवीद लेकर।